नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल होता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, जैसे कि लिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ब्लोइंग ऑफ रूफ अंडर स्ट्रोम, या स्विंग ऑफ क्रिकेट बॉल, वेंचुरी मीटर, बहुत सारे अप्लायंसेस इस पे जो है बनते हैं। तो एक्चुअली जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वह कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। यह क्या है? यह सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो मेनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यह प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले हम इस बात को समझेंगे कि किसी भी पाइप से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा हो वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पाइप से, जिसकी कहीं हाइट ज़्यादा है कहीं कम है ना। तो ड्यूरिंग स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड का मतलब जो नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसेबल हो और उसका स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा हो। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसेबल लिक्विड, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट एवरी पोजीशन, है ना। तो क्या कहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसको नोट कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ड्यूरिंग streamline flow of a non-viscous incompressible during streamline flow of non-viscous incompressible liquid, the sum of kinetic energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume and pressure energy per unit volume is always constant at every cross section. मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नोट कर लिए हैं? देखिए मतलब भी बता देता हूँ। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसी एक पाइप है जो कि कुछ इस तरीके से है, देखो ऐसे यह पाइप है, ग्राउंड से, यह ग्राउंड है हमारा, इसका जो हाइट है वो है h1 का, है ना, और इसकी जो हाइट है वो है h2 की, और इस पाइप के थ्रू लिक्विड का स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। ये लिक्विड का स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो
बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब रो जी एच, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब सिंपल, ये हर जगह कांस्टेंट बना रहता है। कांस्टेंट बने रहने का मतलब हर जगह पे, चाहे कोई भी सेक्शन क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए, इसमें यहाँ पर इस जगह पे, इस जगह पे, हर जगह पर ये कांस्टेंट बना रहता है। यही है बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो इसको प्रूफ करना भी इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे प्रूफ कर रहा हूँ। कुछ एज्यूम्शंस ले लो कि यह जो पाइप है, बाद में नोट कर लेना, कोई नहीं, पहले समझो। यह जो पाइप है, इस पाइप में इस एंड का नाम ए दे दो और इस एंड का नाम बी दे दो। ठीक है जी। अच्छा, इसकी हाइट जो है h1 की है, यहाँ पे हाइट h2 की है, यहाँ पर एरिया जो है यह a1 का है मान लो, और लिक्विड की वेलोसिटी जो है यहाँ पर v1 की है। इस एंड पे एरिया a2 है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है लिक्विड की वो v2 है। इस एंड पर प्रेशर pa है, और इस एंड पर प्रेशर pb है। ठीक है जी। एज्यूम कर लो, लेट हाइट ऑफ एंड ए, हाइट ऑफ एंड ए, h2 is height of end B, a1 is area of cross section of pipe at A, at A, a2 is area of cross section B, v1 is velocity of liquid at end A, and v2 is velocity of liquid रो को मान लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, समझ रहे हो ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये सारे एज्यूम्शंस ले लो। P1 मतलब प्रेशर एट एंड ए, PA का मतलब इसको ना P1 P2 लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे प्रेशर P1 लिख दो, यहाँ पर प्रेशर या P2 लिख लो। तो P1 का मतलब प्रेशर एट एंड ए, और P2 का मतलब प्रेशर एट एंड बी। ठीक है, बाद में नोट करना, ध्यान से समझो इसको। अब है क्या, अगर हम बात, लिक्विड यहाँ से यहाँ जाएगा है ना, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो लिख सकते हो जो मास ऑफ लिक्विड होगा, यहाँ से लिख सकते, flowing through pipe, mass of liquid flowing through pipe in time, फ्लोइंग थ्रू पाइप थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसे लिख लो कि मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग एट एंड ए, मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग एट एंड इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लिविंग एट एंड बी।
एट एंड ए पर सेकेंड लिखना चाहिए यहाँ पे, मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग पर सेकेंड, mass of liquid entering per second at A is same as mass of liquid leaving per second at end B. Leaving और इसको क्या लिख देंगे, इसको हम m लिख देंगे, ठीक है जी। इस m को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो A1 रो 1 V1 इज इक्वल टू ए, रो 1 नहीं, रो केवल लिख, इसको हमने लिख दिया m, तो हुआ क्या, A1 रो V1 A2 रो V2, m की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग पर सेकेंड एट एंड ए एंड मास ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकेंड एट एंड बी, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड एट एंड ए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड के ऊपर वर्क किया जाएगा लिक्विड को डिस्प्लेस कराने में, और देखो यहाँ पे लिक्विड जो है सराउंडिंग पे वर्क करेगा, तो हमें निकालना है वर्क डन ऑन द लिक्विड एट एंड ए, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड एंड ए, ऐसे वर्क डन पर सेकेंड बाय द लिक्विड एट एंड बी, तो देयरफॉर नेट वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड मिल जाएगा। फिर हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, ठीक है, और फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है लिक्विड की, जीरो होगी, टोटल मिला के चेंज जीरो होगा, है ना, टोटल चेंज मिला करके वर्क डन के इक्वल होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स, चेंज इन एनर्जी, ठीक है ना। तो देखो इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना, हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे वर्क डन पर सेकेंड on the liquid at end A, that is W1, इसको क्या लिखा हमने, W1, और W1 की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो फोर्स और एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट V1 का होगा, तो फोर्स होगा P1, प्रेशर यहाँ P1 है, एरिया A1 है, और ये P1, P1 A1 V1, समझ रहे हो ना। ऐसे ही निकालेंगे वर्क डन पर सेकेंड by the liquid at end B is W2, इसको W2 लिख, तो W2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा इसी तरह से P2 A2 V2, तो देयरफॉर नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड, W नेट लिख लो, है ना, तो W नेट जो होगा वो जाएगा W1 माइनस W2, यानी कि P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, समझ लो, बाद में नोट कर लेना, अभी रुक जाओ, ठीक है जी। तो इससे क्या मिला, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखो, ठीक है। अब इस वर्क डन के वजह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है,
तो लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पर सेकेंड। ध्यान देना, चेंज इन काइनेटिक लिक्विड पर सेकेंड। तो देखो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट ए, यही होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 m इंटू V2 स्क्वायर, V2 है ना स्पीड पे, माइनस 1/2 m इंटू V1 स्क्वायर। अब बात यहाँ पे ध्यान देना, इस डेल्टा के को हम क्या लिखेंगे, क्या जो m की वैल्यू है ना, हमने पीछे पहले ही सबसे पहले निकाला था कि m जो है A1 V1 रो या A2 V2 रो की तरह था। तो हम यहाँ पे ना ये 2 वाला टर्म है तो वो वाला 2 वाला रखेंगे इसमें, यानी A2 V2 रो। तो आएगा क्या, A2 रो V2 क्यूब, यही आएगा ना, माइनस A1 सॉरी A1 1/2 रो A1 V क्यूब V1 क्यूब। ये क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सेकंड रिलेशन लिखो। नेक्स्ट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब यूवी मतलब होगा Mgh2 माइनस Mgh1। और यहाँ भी मास की वैल्यू जो पीछे हमने लिखा था उसी को रखना है। तो देखो, थोड़ा ऊपर करो इसको। तो देयरफॉर डेल्टा यू जो आएगा ये हो जाएगा, वो था ए रो जी है ना, तो A2 रो V2 है ना, A2 रो V2 GH2 है कि नहीं, माइनस A1 रो V1 GH1, यही होगा, यह थर्ड इक्वेशन ले लो। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, है कि नहीं। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ठीक है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो W नेट कितना है भाई, तो यह है P1 A1 V1 माइनस P2 डेल्टा के कितना है 1/2 रो A2 V2 क्यूब माइनस 1/2 रो A1 V1 क्यूब प्लस ये हो जाएगा A2 V2 रो जी H2 माइनस A1 V1 रो जी H1। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अच्छा, सारे 1 वाले टर्म्स को एक तरफ और 2 वाले टर्म्स को दूसरी तरफ। तो देखो इधर है P1 A1 V1 प्लस हाफ 1/2 रो A1 क्यूब प्लस A1 V1 रो जी H1 इज इक्वल टू P2 A2 V2
रो A2V2 क्यूब प्लस वाले टर्म्स को एक तरफ और 1 वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया। अब देख सकते हो कि सब में से A1V1 कॉमन है, इधर सब में से A1V1 कॉमन है, इधर A2V2 कॉमन है। तो कॉमन निकाल के चूंकि A1V1 A2V2 के बराबर है तो काट देंगे, और काटने से मिलेगा क्या? तो मिलेगा हमको P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यह क्या दिख रहा है? यह दिख रहा है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का हर जगह पे जितना ए एंड पे है उतना ही बी एंड पे है। तो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। आया समझ में? ये आ गया कांस्टेंट, हैंस प्रूव्ड, हैंस बर्नौली प्रिंसिपल प्रूव्ड हो गया। तो एक्चुअली बर्नौली प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, यह सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके।